हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 71। जिसने 70 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है संविधान की विशेषता। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान की विशेषता है। तो कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर है या फिर अंशतः लचीला है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान की विशेषता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान की विशेषता क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। संविधान के कुछ उपबंधों को संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जो उसे लचीला बनाती है। और संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है, जो उसे कठोर बनाते हैं, है ना। तो इसमें भारतीय संविधान क्या है, कठोर एवं लचीला, ये दोनों हैं। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का संविधान है तो सख्त है, लचीला है, बहुत सख्त है या फिर अंशतः सख्त है एवं अंशतः लचीला है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है तो सीमित और असीमित, परिभाषित और अपरिभाषित, विधिक और वास्तविक, या फिर संपूर्ण और व्यापक। तो लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है तो ये कैसी है, ये है संपूर्ण और व्यापक है। क्या है, संपूर्ण और व्यापक। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में निहित है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन से शब्द दिए गए हैं, हम भारत के लोग, है ना। तो हम भारत के लोग डैश डैश अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। इस उद्घोषणा से स्पष्ट होता है कि जो संविधान है उसमें लोक संप्रभुता का जो क्षेत्र है वह काफ़ी क्या है, संपूर्ण और व्यापक है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो संस्थात्मक शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता या फिर लिखित संविधान। तो कौन सी इसमें भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो देखो इसमें कौन कौन सी है। तो देखो संस्थात्मक शासन भी है, मौलिक अधिकार भी है, लिखित संविधान भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी, दोहरी नागरिकता नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें दोहरी नागरिकता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है ना। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, दूसरे नंबर का है लिखित संविधान, फिर इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, संसदीय शासन प्रणाली है, और इसके अलावा कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है, स्वतंत्र एक न्यायपालिका है, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, और एकीकृत न्यायिक प्रणाली। ये सभी काफ़ी सारी विशेषता हैं इसकी। तो इसमें कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सही कथन को चुनें। अब हमें इसमें सही कथन चुनना है, तो कौन सा इसमें राइट दिया गया है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है, अविशेष शक्तियाँ भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित हैं। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियाँ होती हैं, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। भारत और अमेरिका दोनों में अविशेष शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं।
या फिर अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं। तो हमें इसमें बताना था सही कथन को चुनें। तो सही कथन इसमें कौन सा दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर दिया गया है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 248 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार ये संसद को प्राप्त है। और अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर अन्य शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? तो केसी वियर हैं, आर.एस. सरकारिया हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं या फिर जेनिंग्स है? तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि जेनिंग्स है। तो जेनिंग्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, परंतु तीव्र केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को भी स्वीकार किया है। और केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या माना है? इन्होंने माना है अर्धसंघीय कहा है। जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्होंने क्या माना है? ये परिसंघात्मक संविधान कहा है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो केंद्रमुखी का तात्पर्य क्या है? संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसमें उपयुक्त प्रश्न में सभी विकल्प बिल्कुल सही दिए गए हैं, क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में कैसी है? ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? भारत के संविधान में फेडरल जो शब्द है वह कहाँ वर्णित है? तो बताइए, प्रस्तावना में है, भाग 3 में है, कहीं भी वर्णित नहीं है, या फिर अनुच्छेद 368 में। तो जो फेडरल जो शब्द है ये कहाँ पर वर्णित है? तो ये भारत के संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। ठीक है, कहीं भी वर्णित नहीं है। तो भारत के संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। भारतीय संघ को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया ये क्या है? राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन का प्रयोग किया गया है, जो कि कनाडा की संघीय व्यवस्था से मेल खाता है। और अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अमेरिका में क्या किया गया है? फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन यानी कि परम संघ किसने कहा है? C.H. एलेक्जेंड्रोविच, A.P. शर्मा, के संथानम या फिर A.C. बनर्जी। तो किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, के संथानम ने। तो योजना आयोग की व्यापक शक्तियों का विस्तार को देखते हुए संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन कहा था। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व या फिर लिखित संविधान। तो इसमें से हमें बताना है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो शक्तियों का बंटवारा है, दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और तीसरा है लिखित संविधान। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं भारतीय संघीय प्रणाली में पाई जाती है। केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है,
स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा एक व्यापक लिखित संविधान है। शक्तियों का पृथक्करण तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व ये क्रमशः अध्यक्षात्मक एवं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, ना कि संघात्मक शासन प्रणाली की। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? समाजवाद है, श्रेणी समाजवाद है, व्यक्तिवाद है या फिर श्रमिक संघवाद है? तो कौन सा है जिसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो 12 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद है। तो व्यक्तिवाद को अहस्तक्षेप यानी कि लेसेज फेयर, ठीक है, लेसेज फेयर का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती, इसलिए इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। और अहस्तक्षेप से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो, है ना। लेसेज फेयर का क्या है? व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या फिर ऑप्शन नंबर डी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें यह बोला है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, है ना, संघीय विशेषता नहीं है। तो देखो भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के निम्न लक्षण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा लिखित संविधान है। ये क्या है? ये संघात्मक संविधान के लक्षण हैं, ठीक है, विशेषता है। परंतु इसके साथ ही इसमें एकात्मक संविधान की निम्न विशेषता भी पाई जाती है। तो एकात्मक में क्या क्या आ जाता है? एकल नागरिकता आ जाती है और राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी जो हैं ये किस में है? ये एकात्मक संविधान की विशेषता पाई जाती है। तो जो इसमें राज्यपाल की जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, बल्कि क्या है? ये एकात्मक विशेषता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर ये राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है या फिर वंशानुगत शासक नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है कि यहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं है, वंशानुगत शासक नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में कोई वंशानुगत राजा की परंपरा का अब यानी पहले था लेकिन अब अंत हो गया है। और भारत का राज्याध्यक्ष ये निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि कितने साल के लिए चुना जाता है? तो ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है या फिर भारत में राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसमें क्या है? भारत में राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं या फिर परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। तो क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है या फिर अर्ध संघीय राज्य है। तो क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है, क्या दिया गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है, यह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा कारण ये है कि राज्यों को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का, जेनिंग्स का, केसी वियर का या फिर एवी डाइसी का। तो बताइए ये किसका कथन है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेनिंग्स ने कहा था। तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन जेनिंग्स का है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान की विशालता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है। अच्छा, इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर हैं, दुर्गादास बसु हैं, या फिर केसी वियर हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। तो भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, ये किसने कहा? ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, केसी वियर ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, केसी वियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक कठोर संविधान वह है, क्या है, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में भी पूछा गया था, लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? M.B. पायली का, दुर्गादास बसु का, सर आइवर जेनिंग्स का, या फिर ग्रेन विले जे ऑस्टिन का। तो ये किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि दुर्गादास बसु का। किसका है? दुर्गादास बसु का। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। एक संसदात्मक सरकार में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक संसदात्मक सरकार में क्या होता है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 23। संस्थात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, या फिर कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संस्थात्मक सरकार की निम्न में से कौन सी इसमें विशेषता नहीं दी गई है? तो क्या है इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट होगा, यानी कि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। तो संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इस शासन में कानूनी रूप में मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका ये किसमें नियत होती है? मंत्री परिषद में होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है और कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र ये क्या है, अलग अलग निर्धारित रहता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।